हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास इम्पोर्टेंट फॉर यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी डिग्री कॉलेज एवं अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रमाणित पुस्तक। लेखक द्वय गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे। अभिव्यक्ति प्रकाशन। विषय सूची। भाषा, परिभाषा एवं उत्पत्ति सिद्धांत। भारतीय विद्वान, पाश्चात्य विद्वान, विश्व की भाषाएं एवं वर्गीकरण। बहुरूपीय परिवार। भारतीय आर्य भाषाएं प्राचीन, भारतीय आर्य भाषाएं मध्यकालीन, भारतीय आर्य भाषा आधुनिक, भारतीय आर्य भाषा हिंदी। व्युत्पत्ति और अर्थ। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग व विकास। हिंदी की बोलियां। लिपि, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य। राजभाषा। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध। हिंदी व्याकरण का इतिहास। एक परिचय। मानक वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण। शब्दभेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, निपात, समास, शब्द भंडार। भाषा विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, पद या रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान। पद। हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। आदिकाल, पूर्व पीठिका, अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, फागु काव्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, विद्यापति, अमीर खुसरो, लौकिक साहित्य। भक्तिकाल और विविध। भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल। पूर्व पीठिका, निर्गुण धारा, ज्ञान श्री शाखा, निर्गुण धारा, प्रेम मार्गी, सूफी शाखा। विविध। सगुण भक्ति, उद्भव एवं विकास, सगुण धारा, राम भक्ति शाखा, सगुण धारा, कृष्ण भक्ति शाखा। संप्रदाय, निरपेक्ष, कृष्ण भक्ति कवि। भक्तिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ एवं कवि। रीतकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व पीठिका, रीतबद्ध कवि, रीत सिद्ध कवि, रीतमुक्त कवि। रीतकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ एवं कवि। आधुनिक काल, भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद उत्तर काल। प्रगतिवाद 1936 से 1942 ईस्वी। प्रयोगवाद और नई कविता 1943 से अब तक। प्रबुद्धवाद 1956 ईस्वी। नई कविता 1954 ईस्वी। साठोत्तरी कविता आंदोलन। नवगीत, हिंदी गजल, दलित कविता का विकास, हिंदी गद्य का विकास, हिंदी नाटक का विकास। भारतेंदु युग, प्रथम उत्थान। द्विवेदी युग, द्वितीय उत्थान। प्रसाद युग, तृतीय उत्थान। प्रसादोत्तर नाटक, चतुर्थ उत्थान। समकालीन नाटक, पंचम उत्थान। एकांकी, हिंदी उपन्यास का विकास। प्रेमचंद पूर्व, प्रथम उत्थान। प्रेमचंद युग, द्वितीय उत्थान। प्रेमचंदोत्तर युग, तृतीय उत्थान। आधुनिकता बोध के उपन्यास, चतुर्थ उत्थान। महिला उपन्यासकार, हिंदी दलित उपन्यास का विकास। विविध। हिंदी कहानी का विकास। प्रारंभिक कहानी, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। समकालीन कहानी, नई कहानी से अब तक। महिला कहानीकार, प्रमुख लेखकों की चर्चित कहानियाँ। दलित कहानी का विकास। हिंदी निबंध का विकास। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग। ललित निबंध, ग्रामीण चेतना के निबंध, विचार या चिंतन प्रधान निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध। हिंदी आलोचना का विकास। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग विशुद्ध आलोचना। शुक्लोत्तर युग, मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। नई समीक्षा, स्त्री विमर्श आलोचना, दलित विमर्श आलोचना। विविध। कथेतर गद्य, आत्मकथा, दलित आत्मकथा का विकास। जीवनी, यात्रा साहित्य, रेखाचित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, इंटरव्यू, साक्षात्कार। डायरी, हिंदी पत्रकारिता सन 1826 से 1900 ईस्वी तक, सन 1901 से 1938 ईस्वी तक, सन 1939 से 2000 ईस्वी तक। समकालीन पत्रकारिता, हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं। पुरस्कार एवं सम्मान, विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रमुख रचनाकार, उपनाम और उपाधियाँ। महत्वपूर्ण सभा एवं संस्थाएं व उनके संस्थापक। काव्यशास्त्र, संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्य। काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस संप्रदाय, अलंकार परिचय। छंद, पाश्चात्य काव्यशास्त्र एक परिचय। प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, जॉन ट्राइडेन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, क्रोचे, एलियट, रिचर्ड्स। नई आलोचना, विविध वाद और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भाषा, भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्ताया वाची, अर्थात व्यक्तवाणी। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यंज्यते। इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो
व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। भारतीय विद्वान व्यक्ता वाची बड़ा ऐसा ता इमे व्यक्तवाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। पतंजलि। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु। नंबर 3 मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। नंबर 4, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्ति शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। नंबर 5, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना। नंबर 6, अर्थवान कंठोदगीड़ ध्वनि समष्टि ही भाषा है, सुकुमार सेन के अनुसार। नंबर 7, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। नंबर 8, भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार। नंबर 9, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुड़े के अनुसार। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषा। भाषा कुछ और नहीं है, केवल मानव की चतुर्बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि उसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। मैक्स मूलर। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। हेनरी स्वीट। नंबर 3, भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहती हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। क्रोचे। नंबर 4, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं जैसे नेत्रग्राहा, श्रोतग्राहा एवं स्पर्शग्राहा। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राहा प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ हैं। बांद्रे। नंबर 5, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। ओत्तो येर्स पर्सन। नंबर 6, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। गार्डनर। नंबर 7, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ब्लॉक तथा ट्रिगर। नंबर 8, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। श्रुतुतेवा। भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। सिद्धांत और प्रवर्तक। दिव्योत्पत्ति के प्रवर्तक हैं प्राचीन धर्म ग्रंथ। संकेत के प्रवर्तक हैं रूसो। रणन के प्रवर्तक हैं प्लेटो, हेस एवं मैक्समूलर। इंगित के प्रवर्तक हैं डॉक्टर राय। धातु के प्रवर्तक हेज और मैक्समूलर। श्रम ध्वनि के प्रवर्तक हैं नोवारे। संपर्क के प्रवर्तक हैं जी रेवेज। समन्वय के प्रवर्तक हैं हेनरी स्वीट। सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति लॉ सिस एते द लैंगिस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां निम्नांकित हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवहमान, सहज और नैसर्गिक होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न है। मानक या परिनिष्ठित भाषा, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा व अमानक भाषा। नंबर 4, व्यक्ति
बोली। नंबर 5 विशिष्ट भाषा। नंबर 6 कूट भाषा। नंबर 7 कृत्रिम भाषा। नंबर 8 राष्ट्रभाषा। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं के 2 प्रकार के वर्गीकरण हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। आकृति मूलक वर्गीकरण का वंशवृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। भाषा इसको 2 भागों में बांटा है, अयोगात्मक और नंबर 2 योगात्मक। अब योगात्मक 3 हिस्सों में बटा हुआ, अश्लिष्ट भाषा, श्लिष्ट भाषा और प्रश्लिष्ट भाषा। अश्लिष्ट भाषा 4 भागों में बटी है, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। श्लिष्ट भाषा 2 भागों में बटी है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी 2 भागों में बटी है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। बहिर्मुखी भी 2 भागों में बटी है, संयोगात्मक और वियोगात्मक। अब योगात्मक भाषा का तीसरा हिस्सा है प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट को भी 2 भागों में बांटा है, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं। आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं एवं उदाहरण निम्नलिखित हैं। भाषा विशिष्टताएं उदाहरण। नंबर 1 अयोगात्मक भाषा, एकाक्षर, निरवयव या स्थान प्रधान भाषा। विशिष्टताएं, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। उदाहरण चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी आदि। नंबर 2 योगात्मक भाषा। विशिष्टताएं, इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। और नंबर 3 अश्लिष्ट। यह प्रत्यय भाषा प्रधान भाषा है, जैसे कि तुर्की। पूर्व योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगाया जाता है, जैसे काफिर, जुलू। मध्य योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है, जैसे संथाली। अंत्योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे कन्नड़। पूर्व योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व अंत में जोड़ते हैं, जैसे मफोर। श्लिष्ट, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। अब अंतर्मुखी, इसमें प्रकृति और प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। अयोगात्मक, इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता, जैसे कि अरबी। वियोगात्मक, इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे हिब्रू। बहिर्मुखी, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं। संयोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, जैसे संस्कृत। वियोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। प्रश्लिष्ट, यह समास प्रधान भाषा है। पूर्ण प्रश्लिष्ट, यह पूर्ण समास प्रधान भाषा, जैसे चेरोफी। अशांकी प्रश्लिष्ट, यह अंशतः समास प्रधान भाषा, जैसे बास्क। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है। नंबर 1 पद रचना, नंबर 2 वाक्य रचना, नंबर 3 ध्वनि, नंबर 4 अर्थ, नंबर 5 शब्द और नंबर 6 स्थानिक समीपता। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इनकी संख्या 13 मानी है। फ्रीडिश म्यूलर ने इनकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है, जो निम्न है। भौगोलिक क्षेत्र और भाषा परिवार। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, इसमें भाषा परिवार है भारोपीय, भारत यूरोपीय। नंबर 2 द्राविड़ परिवार, नंबर 3 काकेशी परिवार, नंबर 4 ब्रूसस्की, नंबर 5 उराल अल्ताई परिवार, नंबर 6 चीनी परिवार, नंबर 7 जापानी कोरियाई परिवार, नंबर 8 अत्युत्तरी या फिर हाइप इस्बोरी परिवार, नंबर 9 बास्क परिवार और नंबर 10 सामी हामी परिवार। और अफ्रीका भूखंड, जिसमें सुदानी परिवार, बंतू परिवार, होंते तोत, बुशमैनी परिवार। और प्रशांत महासागरीय भूखंड,
मलय पॉलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, अमेरिका भूखंड, अमेरिकी परिवार। भूगोली बहुरूपीय परिवार, बहुरूपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भाषा हित्ती परिवार के नाम से जाना जाता है। बहुरूपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर शतम और केंतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। शतम और केंतुम वर्ग। शतम वर्ग भारत ईरानी या आर्य, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी या इलीरियन। केंतुम वर्ग जर्मानिक, ट्यूटानिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटालिक। डॉक्टर गिरियर्सन ने भारत ईरानी या आर्य की तीन उपवर्गों का उल्लेख किया है: ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता 7वीं सदी ईसा पूर्व है। अवेस्ता का अर्थ शास्त्र है। अवेस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरानी भाषाओं का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ईरानी भाषाएं 2 भागों में बांटी गई हैं: पश्चिमी ईरानी और पूर्वी ईरानी। पश्चिमी ईरानी को 2 भागों में बांटा गया: मीडियन और प्राचीन फारसी। पूर्वी ईरानी को 2 भागों में बांटा है: अवेस्ता और मोगदियन पामीर। और अवेस्ता को कई भागों में बांटा है: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अवेस्ता को 7 भागों में बांटा है: बर्गिस्ता, पश्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, आसेटिक, कुर्दी। अब पहलवी 2 भागों में बांटा गया है: हुजवारेश और पाजद। हुजवारेज और पाजद भाषाओं को मिलाकर आधुनिक फारसी कहते हैं। दरद शब्द का अर्थ पर्वत होता है। इसका प्राचीन नाम पैसाची प्राकृत भी है। दरद भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दरद उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं कश्मीरी, सीना, चित्राली, काफिर, कोहिस्तानी आदि हैं। आगे पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषाएं।